हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शब्द सागर। कार्यक्रम शब्द सागर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस शब्द सागर कार्यक्रम में जो मोती हम आपके लिए चुनकर लाए हैं उनके क्रम हैं: मध्य प्रदेश की स्थापना पर विशेष वार्ता, वार्ताकार हैं प्रवाल सक्सेना। इसके अलावा विनय कोतवाल का कहानी पाठ आखिरी रात। साथ ही साथ सुनिएगा संजय कुमार का काव्य पाठ। शब्द यात्रा के अगले पड़ाव पर आइए अब सुनते हैं विनय कोतवाल का कहानी पाठ आखिरी रात। नमस्कार। कहानी का नाम है आखिरी रात। करोड़ों डॉलर्स के ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए हेवी इलेक्ट्रिकल्स कारखाने में बड़े बड़े टरबाइन्स के निर्माण का काम युद्ध स्तर पर जारी था। सुपरवाइज़र मधुसूदन वाजपेयी अपनी टीम के साथ पूरी मुस्तैदी से काम में लगे हुए थे। साहित्यिक रुचि रखने वाले, मृदुभाषी, सामान्य कद काठी के मधुसूदन वाजपेयी की उम्र यहीं कोई 30-32 बरस ही होगी। पत्नी और एक बच्ची के अलावा कारखाना ही उनका दूसरा घर था। वे हमेशा से ही कंपनी के जीएम की गुडबुक में रहे हैं। कारखाने में फर्श से करीब 40 फीट की ऊंचाई पर कई टन वजनी निर्माणाधीन टरबाइन्स और भारी भरकम मशीनें केबल ट्रॉलियों पर आवश्यकतानुसार आगे पीछे ऊपर नीचे की जा रही थी। दोपहर को लंच टाइम की घंटी बजते ही कामगार मशीनें बंद कर जाने लगे, परंतु किसी अनहोनी से अनभिज्ञ सुपरवाइज़र वाजपेयी 20 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर टरबाइन का मुआयना करने में ही व्यस्त थे। उसके ऊपर के प्लेटफॉर्म पर टेक्नीशियन रामनाथ से ना जाने क्या गलती हो गई कि यकाएक चेन से झूलता हुआ भारी भरकम गर्डर नीचे की ओर गिरने लगा। नीचे गर्डर के टकराने की आवाज़ के साथ ही सुपरवाइज़र वाजपेयी की दर्द भरी चीख से पूरे कारखाने में गूंज गई। कामगारों ने चीख की दिशा में दौड़ लगा दी। गर्डर के नीचे सुपरवाइज़र का बायां हाथ कोहनी तक पूरी तरह पिस चुका था और वो लहूलुहान हालत में बेहोश पड़े हुए थे। कंपनी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डॉक्टरों की टीम के साथ गंभीर रूप से जख्मी सुपरवाइज़र को हवाई एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली पहुंचाया, जहां एक बहुत बड़े प्राइवेट अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। कोहनी तक बायां हाथ पूरी तरह बेकार हो चुका था। उसके कारण शरीर में आगे जहर फैलने की आशंका बनी हुई थी, इसलिए उस हाथ को कोहनी तक काटना पड़ा। सदमे में तेज बुखार, असामान्य ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि के कारण मरीज खतरे से बाहर नहीं आ पा रहा था। 9 दिन हो चुके थे, पर तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम इस मरीज के लिए बहुत चिंतित थी। आखिरकार 10वें दिन शाम की विजिट में अस्पताल के मुख्य डॉक्टर ने किए जा रहे इलाज की सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद मरीज को साफ साफ शब्दों में कह दिया, मिस्टर मधुसूदन वाजपेयी, हम आपको हर संभव दवाएं और इंजेक्शन दे चुके हैं, परंतु आपकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। कुछ देर तक रुककर डॉक्टर ने लंबी सांस छोड़ी और फिर कहा, वी आर वेरी सॉरी, आप कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। आज की रात आपके जीवन की आखिरी रात है। इतना कहकर डॉक्टर्स और नर्सेस सभी आईसीयू से बाहर निकल गए। डॉक्टर के बोल हाथ पर गिरे उस वजनी गर्डर से भी अधिक भारी मालूम पड़ रहे थे। पास में बैठी पत्नी प्रेमा की आंखों से आंसू अविरल बह रहे थे। वाजपेयी मृत्यु को सामने देखकर कंकरते हुए भी मूड हो गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बड़ी देर तक चुप रहे और फिर उन्होंने साहस जुटाते हुए रुक रुक कर बोलना शुरू किया, प्रेमा, मेरे पास समय बहुत कम है। तुम्हें जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो। मेरे मरने के बाद तुम किसी योग्य व्यक्ति से शादी कर लेना और अपनी गुड़िया को खूब पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना।
अनजाने में तुम्हारी शान में अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। पुलिस से कहना कि रामनाथ पर कोई कार्रवाई न करे। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। यह सिर्फ एक दुर्घटना है और कुछ नहीं। बोलते बोलते मधुसूदन बाजपेयी बेसुध हो गए। नर्स ने प्रेमा को आईसीयू के बाहर जाने का इशारा किया। प्रेमा की आंखों में भय की छाया घड़ी के कांटों के साथ साथ गहरी होती जा रही थी। उसके कानों में डॉक्टर के कहे शब्द बार बार गूंज रहे थे, आज की रात आखिरी रात है। प्रेमा सारी रात सोफे पर बैठी रही। रात भर फटी फटी आंखों से भाव शून्य होकर आईसीयू की ओर ही देखती रही। सुबह 5 बजे अस्पताल में अन्य मरीजों के परिजन और रात ड्यूटी पर तैनात मेडिकल स्टाफ की आवाजाही की आवाज़ों से प्रेमा की तंद्रा टूटी। उसके कानों में फिर से आखिरी रात वाले शब्द गूंजने लगे। रात का अंतिम प्रहर भी बीत चुका था। अशुभ आशंकाओं से प्रेमा कहीं बहुत भीतर तक कँप गई थी। वो जल्दी से जल्दी अपने पति को देखना चाहती थी, परंतु नर्स अभी भी किसी को आईसीयू में जाने नहीं दे रही थी। रोज़ की तरह नर्सेस सुबह सुबह मरीजों के टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर इत्यादि की जांच के रूटीन काम में लग गई। कुछ देर बाद बड़े डॉक्टर साहब की आईसीयू में विजिट होनी थी। गुड मॉर्निंग सर की धीमी आवाज़ में नर्स ने मधुसूदन बाजपेयी को जगाया और सामने की खिड़की पर पड़ा पर्दा धीरे से सरका दिया। सुबह की पहली किरण ने धीमे धीमे कमरे में प्रवेश किया। नर्स ने एक एक कर जांच में मिले परिणाम वहां लगे चार्ट में लिख दिए। बाहर निकलकर मुस्कुराते हुए नर्स ने प्रेमा को भी गुड मॉर्निंग कहा और मरीज से मिलने जाने की हामी भर दी। नर्स की एक मुस्कुराहट ने प्रेमा के मन में कुशंकाओं की धुंध वैसे ही हटा दी जैसे बादलों के छटने से सूरज की किरणें अपनी आभा बिखेरने लगती है। आईसीयू में अपने पति को जीवित और पहले से बेहतर स्थिति में देखकर प्रेमा का गला भर आया और आंखें खुशी से नम हो गई। डॉक्टर्स विजिट पर आ चुके थे। कल वाले बड़े डॉक्टर साहब ने सबसे पहले आईसीयू बेड नंबर 1 के मरीज से भेंट की और मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर मधुसूदन बाजपेयी, कैसे हैं आप? कहते हुए चार्ट पर नज़र घुमा ली। सारी रिपोर्ट्स लगभग सामान्य थी। बाजपेयी को इसी डॉक्टर द्वारा कल की हुई कटु भविष्यवाणी का स्पष्ट स्मरण था। उन्होंने डॉक्टर की आंखों में आंखें डालकर कहा, कल की रात तो आपने मेरे जीवन की आखिरी रात बताया था। मैं सुबह का सूरज भी देख रहा हूँ और आपके मुताबिक तो मुझे रात में ही मर जाना था। डॉक्टर साहब, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं। यह कहते हुए बाजपेयी के शब्दों में व्यंग के साथ साथ डॉक्टर के लिए कुछ कुछ तिरस्कार का भी भाव था। अंतिम वाक्य जोर देकर कहा गया था, मैं मरा नहीं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम आपको मरने देंगे भी नहीं मिस्टर बाजपेयी। आपको जिस अस्पताल में लाया गया है वहां आए हुए मरीज को हम लोग मौत के जबड़ों से वापस खींच लाते हैं। क्षमा करें, मैंने आपसे कल शाम की विजिट में जो कुछ भी कहा वह अस्पताल में हमारे द्वारा किए जाने वाले इलाज का ही एक हिस्सा है। इसे शॉक थेरेपी कहते हैं। 9 दिन तक लगातार दवाइयाँ और इंजेक्शन देने के बाद भी आपकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था, क्योंकि आपकी विल पावर काम नहीं कर रही थी। मृत्यु का राक्षस अपने सामने देखकर आपके मन, मस्तिष्क व शरीर की सारी कोशिकाएं आपको जीवित रखने के लिए एकदम से सक्रिय हो गईं और आज आप बेहतर अनुभव कर रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद आप अपने घर जा सकेंगे। हैव ए गुड डे मिस्टर बाजपेयी। डॉक्टर ने हल्के से बाजपेयी की पीठ पर स्नेह की थपकी दी और बेड नंबर 2 के मरीज को देखने के लिए आगे बढ़ गए। मधुसूदन बाजपेयी और उनकी पत्नी प्रेमा प्रसन्नता व आश्चर्य के मिले जुले भावों से एक दूसरे को देख रहे थे। आज के बाद वो दोनों कल वाली आखिरी रात को फिर कभी याद करना नहीं चाहेंगे। सुबह के सुहाने मौसम में चिड़ियों की चहचहाट वातावरण को
और भी खुशगवार बना रही थी। धन्यवाद। आखिरी रात कार्यक्रम शब्द सागर में आप सुन रहे थे विनय कोतवाल का कहानी पाठ।